एक जत्था इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों का वहां आया, उन्होंने टी शर्ट उतारी, उस पे कुछ नारेबाजी हुई, बहस हुई और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे ट्रेड डील को लेकर के जो यूएस के साथ साइन की गई है, जिसका अभी इंटरिम डील एक जो तैयार की गई। मुद्दा क्या था कि केंद्र सरकार ने जो यूएस की सरकार के साथ में जो मसौदा तैयार किया है, जिस पे अभी बातचीत चल ही रही है और भी एक इंटरिम डील है, उसमें क्या भारतीय किसानों के या टेक्सटाइल में जो लोग काम कर रहे हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस, मध्य वर्ग के जो बिजनेसेस हैं, क्या उनके इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखा गया है या पूरी तरीके से आपने यूएस ने जो कहा वो मान लिया बिना अपनी कोई शर्त मनवाए? आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन का तरीका क्या सही था या नहीं, इस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई प्रदर्शन सही है या नहीं, उसका तरीका सही है या नहीं, उसके बिना पर आप ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दें, ये कहां तक सही है, बहस उस पर भी होनी बहुत जरूरी है। नमस्कार, द फेडरल देश के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट संपन्न हुआ, लेकिन इस समिट के दौरान कुछ अजीबोगरीब बात देखने को मिली। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समिट में पहुंचे, टी शर्ट उतारकर उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल वे पुलिस रिमांड पर हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया, वो भी फिलहाल पुलिस रिमांड में हैं। लेकिन इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के इस हरकत के बाद देश में राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये आखिर किस दिशा में जा रहा है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फेडरल देश के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि ये मामला दिनों दिन अब बढ़ता जा रहा है, कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है, तो ये क्या चल रहा है? देखिए, इसमें बहुत सीधे तौर पर अगर कहें तो ये एक बहुत ही टिपिकल जो पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन है, हैरेसमेंट है, वो है। क्योंकि ठीक है, अब आप दिल्ली पुलिस का और केंद्र सरकार का कहना ये है, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के ही अधीन आती है, कि एक एआई समिट, एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल समिट के बीच में इस तरह की हरकत की गई, ये देश को नीचा दिखाने के लिए की गई। पर देखिए, उसमें हुआ क्या था। एक जत्था इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों का वहाँ आया, उन्होंने टी शर्ट उतारी, उस पे कुछ नारेबाजी हुई, बहस हुई और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे ट्रेड डील को लेकर के जो यूएस के साथ साइन की गई है, जिसका अभी इंटरिम डील एक जो तैयार की गई है। अब इसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक प्री प्लान तरीके से एक मेजर डीपर कॉन्स्पिरेसी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी, और वही धाराएं भी न्याय संहिता की लगाई गई हैं इसमें, कि ये हो रहा था। पर देखिए, अगर आपको इसमें कोई बहुत गहन चिंतन करने की, सोचने की या एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस हो या बीजेपी का जो है युवा मोर्चा है, एनएसयूआई है, एबीवीपी हैं, या लेफ्ट के जो तमाम संगठन हैं, ये जो संगठन जिनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ये बाय देयर नेचर ये अग्रेशन, एजिटेशन और ये एक तरह से प्रोटेस्ट्स के लिए ही इनका एक कैरेक्टर है कि जब कोई मुद्दा इन्हें उठाना हो तो किस तरह से उठाएं। अब आप इस पे ये बहस कर सकते हैं कि क्या शर्ट वहाँ उतारनी चाहिए थी। अगर वो शर्ट वहाँ नहीं उतारते और वो पीएम इस कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट नहीं पहने होते और सिर्फ जाके वहाँ कोई नारेबाजी की होती या एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया होता, तो क्या वो भी देश को बदनाम करने की एक साजिश होती? या क्योंकि टी शर्ट उतार दी तो देश बदनाम हो गया? तो ये एक क्लियरली पॉलिटिक्स ऑफ इंटिमिडेशन है जो हम पिछले कई सालों से देख भी रहे हैं कि आप
किसी भी तरह का कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे तो आपके ऊपर इन्हीं तरह की एक के जो है की तौमत लगाई जाएगी कि आप एंटी नेशनल हैं, भारत विरोधी ताकत हैं। और वही दिल्ली पुलिस, वही राग दिल्ली पुलिस भी अलाप रही है कि ये देश को नीचा दिखाने के लिए किया गया। मुद्दा क्या था कि केंद्र सरकार ने जो यूएस की सरकार के साथ में जो मसौदा तैयार किया है, जिस पे अभी बातचीत चल ही रही है और भी एक इंटरिम डील है ट्रेड को लेकर के, उसमें क्या भारतीय किसानों के या टेक्सटाइल में जो लोग काम कर रहे हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस, मध्य वर्ग के जो बिजनेसेस हैं, क्या उनके इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखा गया है, या पूरी तरीके से आपने यूएस ने जो कहा वो मान लिया बिना अपनी कोई शर्त मनवाए? इस पर विरोध था। अब इसमें क्या कोई भारत विरोधी चीज़ है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो और प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं कर सकते? संविधान आपको इस चीज़ का एक, हालांकि क्वालिफाइड फ्रीडम है वो, पर फ्रीडम देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहाँ क्या कोई उन्होंने मारपीट करी या किसी तरह का कोई वायलेंस वहाँ हुआ, वो सब तो नहीं था। नारेबाजी हुई, टी शर्ट उतारी और उसके बाद में उनको रोका गया तो उसमें कुछ झपटा झपटी हुई। अब पुलिस कह रही है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी और इस तरह की जो धाराएं वो भी लगाई गई हैं। तो ये तो एक आफ्टर थॉट की तरीके से लगाया जाता है। जब आपको केस को ज़्यादा एक व्यापक और रूप देना हो तो उसमें आप 10 तरह की धाराएं जोड़ देते हैं ताकि आप इसमें अगर बरी हो जाए तो किसी और चार्ज में, किसी ना किसी चार्ज में आप उसको गिल्टी बना पाएं। तो वो इंटिमिडेशन हो रहा है सीधे तौर पर। लेकिन एक प्रमुख सवाल ये उठ रहा है कि यूथ कांग्रेस का जो ये कदम है, जी। क्या इसके चलते पार्टी में कांग्रेस क्या जी। इसके चलते बैकफुट पर आपको जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आपके एलाइज भी जो हैं, जो कांग्रेस के जी। एलाइज हैं, अखिलेश यादव वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और भी मैंने मनोज झा का भी बयान देखा। जी। तो इस तरह के बयानों से उनके खुद के लोग इसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। और बीजेपी तो बिल्कुल आक्रामक है। हर दिन जी। प्रधानमंत्री ने क्या-क्या शब्द का इस्तेमाल किया गाजियाबाद की रैली में आपने जी। देखा। तो कांग्रेस कहीं बैकफुट पर है इसके चलते? जी, देखिए मनीष, इसमें आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन का तरीका क्या सही था या नहीं, इस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई प्रदर्शन सही है या नहीं, उसका तरीका सही है या नहीं, उसके बिना पर आप क्या उसे एक ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दें? ये कहाँ तक सही है, बहस उस पर भी होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या कल को आप किसी भी प्रदर्शन को लेके ये कह सकते हैं कि ये भारत विरोधी प्रदर्शन है और ताकतों से मिले, भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। किसान आंदोलन एक किसान आंदोलन का आप उदाहरण देख लीजिए, उसमें क्या नहीं कहा गया किसानों के बारे में। आपने खालिस्तानी भी कह दिया, आपने आतंकवादी भी कह दिया, सब तरह की बातें उसमें आपने कह दी। क्यों? क्योंकि वो सरकार के लाए हुए 3 कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या किसी भी चीज़ की मुखालफत करना देश विरोधी हो जाता है? तो वो मुद्दा है। कांग्रेस मुझे नहीं लगता इस मामले में बैकफुट पर है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दिन ये घटना हुई, विपक्षी जो कांग्रेस के एलाइज हैं, विपक्षी दल की जो पार्टीज इंडिया ब्लॉक में हैं, उन्होंने ज़रूर इस बात को कहा कि ये प्रदर्शन का तरीका सही नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो एक्शन सब्सिक्वेंटली किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिस तरह की छापेमारी हो रही है, अरेस्ट हो रही हैं, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, उनका समर्थन किसी भी विपक्षी दल ने नहीं किया है। तो इसमें वही दो राय हैं कि ये आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन का तरीका सही नहीं था, पर उसके बाद जो पुलिस कर रही है क्या वो सही है? तो एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी, जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश की रैली में गए, उन्होंने कहा कि मेरे बब्बर शेर है। सोशल हाँ। मीडिया में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट भी डाला। तो क्या पार्टी आलाकमान अपने इन तमाम वर्कर्स के साथ खड़ी है? किस तरीके की उनको जुडिशियल जो एक न्यायिक प्रक्रिया में उनका साथ देने, बचाव करने की कोशिश करी है, कुछ ऐसा? जी, देखिए इसमें जिस वक्त ये हुआ, जब ये घटना हुई, तो पार्टी में कई ऐसे नेता थे जिनका ये मानना था कि जिस तरीके से किया गया वो तरीका सही नहीं था, और कई नेताओं को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई प्रोटेस्ट प्लान की गई है।
क्योंकि उस दिन हमारी कई नेताओं से बात हुई और कई लोगों ने कहा कि भाई ये एक सेल्फ गोल है और इसको बीजेपी किस तरह से इस्तेमाल करेगी सबको पता है और वो कर भी रही है। तो उस दिन ज़रूर कुछ घंटों के लिए एक असमंजस की स्थिति थी पार्टी के अंदर कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। पर जहाँ तक मेरी मालूमात है, फिर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हाईकमांड की तरफ से गए कि इसमें बैकफुट पे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़के हमारे आईवाईसी के वहाँ गए और प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत बात नहीं कही है। वो किसानों के हक में बोलने गए थे, वो हिंदुस्तानी व्यापारियों के हक में बोलने गए थे और उस पर हमें किसी तरह की कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मैसेज हाईकमांड की तरफ से आ गया, उसके बाद कल पवन खेरा की आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बहुत आक्रामक, जितनी आक्रामक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं, उतनी ही आक्रामकता से कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस बात पर कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने कोई गलत नहीं किया, बीजेपी जो है वो इस पर राजनीति कर रही है और इस तरह से एक इंटिमिडेशन की पॉलिटिक्स चला रही है, हरासमेंट कर रही है। तो अब दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशन जो है वो एक बड़ी हार्ड पोजीशन बना रखी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें वो जो कहते हैं अंग्रेजी में हु विल ब्लिंक फर्स्ट, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों ही दल पीछे हटने वाले हैं, ये और बढ़ेगा। और आपने कल देखा किस तरह से हिमाचल में एक दिल्ली पुलिस की यूनिट गई पूरी रात और ऑपरेशन चला। वहाँ हिमाचल क्योंकि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है तो हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस वालों को ही अरेस्ट कर लिया कि आप बिना हमारे परमिशन के कैसे आकर के हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें भी उठा लिया, मतलब जो है अरेस्ट करके ये थाने में बैठा लिया गया। शोगी पुलिस स्टेशन है शिमला के ठीक बाहर, वहाँ बैठा लिया गया और अब फाइनली लगाया है, ये धारा लगाई है या नहीं पता नहीं, पर बात हो रही थी कि शायद दिल्ली पुलिस पे किडनैपिंग की धाराएं लगा दी जाएंगी क्योंकि बिना परमिशन के आप वहाँ से हिमाचल की जुरिस्डिक्शन से लड़कों को क्योंकि अरेस्ट हमने करके देखा ले है जा कि रहे आपको ध्यान होगा, जी नोएडा चाहे दिल्ली में कर्नाटक पुलिस आई हो, पंजाब जी पुलिस आई हो, जी उनको हिरासत में लेने नहीं दिया गया। जी जी जी। तो ये मामला और बढ़ेगा, इसको मुझे तो लगता है। एक सवाल, क्योंकि जो धाराएं, आप जिस धाराओं का जिक्र कर रहे जी थे, क्या इन धाराओं के जरिए और पूछताछ, मैंने देखा टी शर्ट किसने छापा, टी जी शर्ट कहाँ बना, और उसके जरिए क्या बड़े नेताओं पे भी शिकंजा कसने की आपको लगता है कि कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा, कि ये जी पुलिस रिमांड दोबारा बढ़ा दिया गया जिनको पहले गिरफ्तार जी किया गया, ये जी पता लगाने के कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके साजिशकर्ता कौन लोग हैं, तो जी। क्या बड़े नेताओं पे भी हाथ डाला जा सकता है? ये देखिए, ये जो ट्रैजेक्टरी फॉलो हो रही है, जिस रास्ते पे ये केस जा रहा है, जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरह की बातें पुलिस कर रही है और बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जा कुछ उसी तरफ है रहा है। क्योंकि देखिए, ये बात जग जाहिर है और कांग्रेस में और कांग्रेस के बाहर सभी दलों में ये बात लोग जानते हैं, पत्रकार ये बात जानते हैं कि यूथ कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे उसका इंचार्ज हो, चाहे उसका प्रेसिडेंट हो, वो डायरेक्टली राहुल गांधी देखते हैं। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का सुपरविजन रहता होगा या सपोर्ट गाइडेंस रहती है, पर ओवरऑल जो यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का, ये दो जो संगठन हैं, इसका सारा काम राहुल गांधी ही पर्सनली मैनेज करते हैं या उनकी टीम के लोग पर्सनली मैनेज करते हैं। अभी 4 महीने पहले या 3.5 महीने पहले अक्टूबर में आईवाईसी का, यूथ कांग्रेस का नया इंचार्ज बनाया गया, मनीष शर्मा है, और उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली राहुल गांधी के कहने पे हुआ। ये सब लोग जानते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी प्री प्लान तरीके से की गई है, वो धाराएं आप लगा रहे हैं, कॉमन इंटेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, प्रमोटिंग एनमिटी इन द कंट्री और वो सारा, तो वो मुझे लगता है कि ये एक तरीका है कि जब आप लार्जर कॉन्स्पिरेसी और प्री प्लान वाली बात कर रहे हैं तो उसको किसी तरह से जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ। और आजकल तो बीजेपी की तरफ से ये एक फेवरेट चीज़ हो गई है, उनकी पसंदीदा जो है लाइन ऑफ अटैक है ये, कि कोई भी चीज़ हो कांग्रेस में, चाहे जैसे मणिशंकर अय्यर अगर कोई चीज़ कह दें, भले ही कांग्रेस खुद बहुत कठोर शब्दों में उसकी निंदा कर दे,
पर बीजेपी के नेता फौरन कह देते हैं कि ये सोनिया गांधी के कहने पे हुआ है, किरण या रिजिजू का बयान हाँ, हमने देखा कि ये सीधे जो है यही तार वहीं जोड़ दिया जाता है कि ये उनके कहने से हुआ है। तो तो इस मामले में भी मुझे लगता है कि अल्टीमेटली निशाना वही है कि आप किसी तरह से अभी आपने यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया, जो उस दिन नहीं थे वहाँ, वो भारत मंडपम में मौजूद नहीं थे जब ये प्रोटेस्ट हुई, पर उनको अरेस्ट कर लिया गया कि ये आईवाईसी के प्रेसिडेंट थे, इनके कहने पर किया गया। तो अब आईवाईसी का प्रेसिडेंट किसके कहने पे कर रहा है? लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, अगर आप कॉन्स्पिरेसी थियोरी में विश्वास करें, तो जब आप तार जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा, आईवाईसी प्रेसिडेंट ने तो खुद नहीं निर्णय लिया होगा, क्योंकि ये तो मेन कांग्रेस भी नहीं है, संगठन है। कांग्रेस तो प्रेसिडेंट और तो ये इनको किसने मैसेज दिया होगा? आईवाईसी के इंचार्ज ने दिया होगा। आईवाईसी के इंचार्ज को किसने कहा होगा? तो राहुल गांधी ने कहा होगा या कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा होगा। तो वो इस तरीके से फिर लोगों को और जोड़ के और फिर एक उस तरह का केस बनाने की कोशिश मुझे नजर आ रही है। तो आईवाईसी क्योंकि अचानक से ये चर्चा में आ गई, जी। थोड़ा सा आप इसके इतिहास में जी। हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि संगठन के तौर पे आईवाईसी की क्या भूमिका कांग्रेस में रही है, जी। क्योंकि जैसे ही ये खबरें आई तो बहुत नेताओं के सोशल मीडिया में हम पोस्ट देख रहे हैं कि वो भी कभी आईवाईसी के साथ जुड़े हुए थे, अपने इतिहास जी। को वो बता रहे हैं 80 के दशक के, 90 के दशक के। तो अचानक सब आईवाईसी जब से चर्चा में हुई तो सभी नेता सक्रिय हो गए। बिल्कुल, देखिए कि यूथ कांग्रेस का जो अपना जो एक इतिहास रहा है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक डायनामिक इतिहास रहा है, क्योंकि एक यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, ये जो मैंने शुरुआत में कहा कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो नए लोगों को जोड़ने का, एक यंग एज से लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म ये दो संगठन देते हैं। एनएसयूआई स्टूडेंट्स का, क्योंकि कई कॉलेजेस में और कई स्टेट्स में आज भी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं, कई राज्यों में बंद कर दिया गया है, पर उस ज़िंदगी के बिल्कुल उस लेवल से कि आप स्टूडेंट हैं, छात्र, उसमें तो छात्र राजनीति से आप जुड़ जाएं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह, तो वो एक ओपनिंग तब मिलती है और फिर यूथ कांग्रेस उसका नेक्स्ट लेवल होता है, वहाँ से आप जुड़। और जब कांग्रेस को कोई बड़े आंदोलन करने हों या जब आप विपक्ष में हैं, खास तौर से उस वक्त आपको जब प्रोटेस्ट करना है, अपनी कोई बात रखनी है, तो फुट सोल्जर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए, एक आक्रामक प्रोटेस्ट करने के लिए यूथ कांग्रेस से, एनएसयूआई से एक मैन पावर या फुट्स ऑन द ग्राउंड, फीट ऑन द ग्राउंड आपको मिल जाता है। तो ये उस तरह की इसकी पृष्ठभूमि रही है। इसलिए भी मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये संगठन बाय देयर कैरेक्टर ही अग्रेशन और एजिटेशन के मोड में रहते हैं या रहने चाहिए, और ये उनका इतिहास उस तरह से रहा है। और अगर आप देखें कि पिछले कई दशकों में किस तरह के लोग कांग्रेस में, खास तौर से बीजेपी में भी युवा मोर्चा का अगर आप इतिहास देखें तो उसमें भी इस तरह के ही आपको उदाहरण मिलेंगे, पर कांग्रेस क्योंकि एक कंटिन्यूएशन है, बीजेपी तो जनसंघ हुआ, फिर बीजेपी बनी, तो बीच में एक ब्रेक उस तरह का रहा है, पर कांग्रेस में आप देखें कि किस किस तरह के और कैसे नाम, कितने दिग्गज नेता आज की तारीख में, या जो आज का ओल्ड गार्ड आप जिसको कह लें, वो यूथ कांग्रेस से ही पनप करके, बढ़ करके आगे आया है। एनडी तिवारी जो एक ज़माने के बहुत दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस तोड़ के तिवारी कांग्रेस भी बनाई थी अपनी, एनडी तिवारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। प्रियरंजन दास मुंशी जो बंगाल से आते थे और बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे, स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट्स नेता माने जाते थे, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, वो एनडी तिवारी के ठीक बाद वही बने थे। आज के जो आप नेता देख लें, मुकुल वासनिक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, रमेश चन्नीथला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, गुलाम नबी आज़ाद हालांकि अब वो पार्टी में नहीं है, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अंबिका सोनी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, गुरदास कामत जो अब दुनिया में नहीं है, महाराष्ट्र से आते थे, महाराष्ट्र रीजनल कांग्रेस के भी
अध्यक्ष रहे, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। मनीष तिवारी कांग्रेस के आज की तारीख में बड़े नेता हैं, कभी नाराज़ भी रहते हैं कई चीज़ों से, पार्टी से। वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के यूथ कांग्रेस से आए। अमरिंदर सिंह राजा वारिंग जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब से, वो यूथ कांग्रेस से आए हैं। तो इस तरह की एक पृष्ठभूमि नेताओं की भी अगर आप देखें तो वो यूथ कांग्रेस से ऐसे बड़े लोग निकल करके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन के, इनमें कई ऐसे हैं जो छात्र परिषद से या एनएसयूआई से बढ़ के फिर यूथ कांग्रेस में आए, फिर यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, फिर मेन कांग्रेस में आ गए, फिर सांसद बन गए, या लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों। तो ये एक ट्रैजेक्टरी उनकी रही है। और एक चीज़ और देखिए, जब जब कांग्रेस विपक्ष में रही है तो यूथ कांग्रेस की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सत्ता में हैं तो एक कॉम्प्लेसेंसी उस चीज़ की भी रहती है कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप किसके खिलाफ करेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ तो नहीं करेंगे। तो जब जैसे यूपीए का जब कार्यकाल रहा 2004 से 14 तक, तो यूथ कांग्रेस एक तरह से एक बिल्कुल ही डेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी। हालांकि उस वक्त अशोक तंवर रहे, राजीव साटव रहे, ये सारे लोग उस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पर एक लगभग एक नॉन एग्जिस्टेंट सी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि आप किसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ तो करेंगे नहीं। तो जब जब आप ऑपोजिशन में आए तो आपको फुट सोल्जर्स की ज़रूरत है, उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन काम आती है। और हिस्टोरिकली जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो रही, जो आज की तारीख में भी कुछ हद तक लागू होती है, वो ये कि जब संजय गांधी राजनीति में अपनी पैठ बनाने लगे थे इंदिरा गांधी के वक्त, और कई लोग कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड उस वक्त का था, जो सीनियर नेता जो इंदिरा गांधी के साथ के या जवाहरलाल नेहरू के साथ के, शास्त्री जी के साथ के जो नेता थे, जो संजय की इंटरफेरेंस से या उनकी राइजिंग प्रोफाइल से, पॉलिटिकल प्रोफाइल से नाराज़ थे, वो सारे मेन कांग्रेस पार्टी में लोग थे। और अपनी एक टीम बनाने के लिए संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। तो यूथ कांग्रेस में वो सारे लोग इकट्ठे किए गए जो बाद में संजय गांधी का गैंग बना दी, मतलब की तरह जिनको देखा जाने लगा। बाद में फिर संजय की डेथ के बाद उनमें कई लोग राजीव गांधी से जुड़ गए, कई लोग इस तरह के थे। आप देख लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद हों या रामचंद्र रथ उड़ीसा से आते थे, कई बार सांसद रहे, वो सब संजय गांधी के लाए हुए लोग थे। अंबिका सोनी भी उसी वक्त की हैं। और तो बाद में जब चीज़ें थोड़ी कांग्रेस में बैलेंस आउट होने लगी, इमरजेंसी के वक्त जब कांग्रेस को जो है पोस्ट इमरजेंसी जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तो उनके एजिटेशंस ये सब यूथ कांग्रेस के ज़रिए किए जाते थे। और बाद में जब 79 में दोबारा सरकार बनी कांग्रेस की, तो तब तक ओल्ड गार्ड काफ़ी कुछ तो छट गया था इमरजेंसी के दौरान ही, और जो रह गया वो एक तरह से उन्होंने भी यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ में फिर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब ये लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो इनके साथ में एक आप तालमेल बना लें, वही बेहतर है। और फिर वो लोग भी आ गए। अब वो जो नेता उस वक्त के थे, वो आज के कांग्रेस के ओल्ड गार्ड हैं, जिन्हें अब कांग्रेस में इस चीज़ से नाराज़गी है कि राहुल गांधी जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उनकी वजह से हमें दरकिनार किया जा रहा है। और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, यूथ कांग्रेस से आ रहे हैं। तो एक वो समय का चक्र भी है यूथ कांग्रेस, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। दोनों के बीच, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच ये जो द्वंद्व है, ये कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। 9 मार्च को पार्लियामेंट जो सेशन है, बजट सेशन, उसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा, तो यहाँ से क्या इंटेंसिफाई होगा दोनों के बीच जो युद्ध हम देख रहे हैं जुबानी? कानूनी तौर पर भी मुझे लगता है ये और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी की एक लाइन ऑफ अटैक कांग्रेस और ख़ासतौर से राहुल गांधी को लेकर के पिछले कई सेशंस से और कई महीनों से रही है, वो ये कि कांग्रेस किसी भी चीज़ पर जब कोई एलिगेशन लगाती है या अटैक करती है गवर्नमेंट को, तो बीजेपी की तरफ से जो नेता हैं, ख़ासतौर से जैसे निशिकांत दुबे हों, उनका ये कहना होता है कि ये सारी चीज़ें उस जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत विरोधी ताकतों द्वारा करवाई जा रही हैं। राहुल गांधी सिर्फ उसका मुखौटा हैं, इसके असली जो कर्ता धर्ता हैं वो सब
विदेशी देशों में बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं और राहुल से ये करवा रहे हैं भारत का नाम खराब करने के लिए। और मोटा मोटा वही जो है वही सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं आईवाईसी की इस प्रोटेस्ट के ऊपर भी। तो अब इसमें कैसे इसको और बढ़ाया जाए, ये शायद बीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे, दिल्ली पुलिस भी सोच रही होगी। अमित शाह दिल्ली पुलिस को क्योंकि कंट्रोल भी करते हैं, तो सेशन शुरू होने के पहले मुझे लगता है कि इसमें भले ही गिरफ्तारियां और ना भी हों अगर किसी बड़े नेता की, पर नाम शायद कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के शायद और जोड़ दिए जाएं कि इनके कहने पर ये सारी साजिश जो है रची गई। अब उसमें क्या राहुल गांधी का नाम सीधे तौर पर आ जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता कि उनका आए, या केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महामंत्री हैं उनका आएगा, या मनीष शर्मा जो आईवाईसी के प्रभारी हैं उनका आए, पर किसी ना किसी बड़े नेता का और इसमें नाम मुझे लगता है कि आएगा। और सदन में भी जब सेशन शुरू होगा उसमें भी इस पर हंगामा जरूर होगा, ये मुझे लगता है। एक और मैं जोड़ दूं आपको, बजट हमने देखा, बजट पेश हुआ, उसके बाद किस तरीके का हंगामा हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान। अब ये दूसरा पार्ट जब शुरू होगा, ओबीसी मुद्दे के इर्द गिर्द हंगामा बिल्कुल मचने वाला है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक चीज आप ये मान के चलिए कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा से सरकार की रही है। और आप एक पैटर्न देख सकते हैं पिछले कई सेशंस से कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ सरकार के कहने पर या सरकार के किसी एक्शन की वजह से होती है, जिससे फिर सदन में एक डिसरप्शन होता है या प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती। हर सेशन के पहले, ठीक पहले इस तरह की कोई ना कोई हरकत होती है जिस पे बीजेपी पहले कोई आक्षेप कांग्रेस पे लगाती है, उस पर एक बड़ा बवाल होता है, और उसके बाद जब सेशन शुरू होता है तो जाहिर तौर पे विपक्ष की पार्टियां उस मुद्दे को उठाती हैं, कहती हैं कि हमें इस पर बहस चाहिए, सरकार कहती है हम बहस नहीं होने देंगे, उस पर फिर कई दिनों तक सदन नहीं चलता। और फिर कुछ या तो सांसद जो हैं विपक्ष के, या तो वो वॉकआउट कर देते हैं, या उनमें से कई लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी तरह से फिर शोरगुल के बीच में लेजिस्लेटिव बिजनेस चलाया जाता है, और उसी दौरान फिर कोई एक सरप्राइज लेजिस्लेशन ले आते हैं जो लिस्टेड भी नहीं होता, और उसको भी पास करवा लेते हैं, या कम से कम इंट्रोड्यूस तो करवा ही लेते हैं। तो ये तो एक पैटर्न बन चुका है। तो इस सेशन में भी मुझे नहीं लगता कि 9 मार्च से शुरू होगा, मेरा ख्याल 2 अप्रैल आखिरी दिन है, तो लगभग 1 महीना उसमें आप यही देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआत ही होनी है लोकसभा में तो ओम बिरला को हटाने का जो विपक्ष का प्रस्ताव है उससे, तो उस पर वैसे भी बहुत ज़्यादा विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में झगड़े होंगे और डिसरप्शंस प्रोसीडिंग का होगा। तो जब शुरुआत ही उससे होगी, उसके ठीक बाद फिर ट्रेड डील पर विपक्ष बहस मांगेगा। जब वो वहाँ बहस मांगेगा तो फिर जाहिर है ये एआई समिट की बात भी उठेगी, और सत्ता पक्ष के लोग उस पर भी कई सारी चीज़ें कहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ही एक डिसरप्टिव सेशन होने वाला है। बिल्कुल डिसरप्टिव सेशन होगा, जैसा कि पुनीत निकोलस यादव जी बता रहे हैं कि अभी तक तो केवल इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है वो पुलिस रिमांड में है, और बाकी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा हुआ है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वेणुगोपाल हो, चाहे अन्य हो, उनके भी नाम को शामिल किए जाने की आशंका है, जो कि पैटर्न समझ में आ रहा जिस तरीके से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का रूप दे रही है। तो ये देखना होगा किस तरीके से एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो खींचतान है, राजनीतिक लड़ाई है, वो और ज्यादा तीव्र होती हुई नजर आ रही है। तो इन सब पर हमारी नजरें होंगी। तो पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।